बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए तो उनके बारे में एजेंसी ने क्या रिपोर्ट दी थी और उनका तकाबुल या उनका वो जो है मुकाबला जनरल ज़िया से क्यों और कैसे कर रहे थे। मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि मैं जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट के हवाले से आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा, खबर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी थे मामला जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। बेंच टूट गया है और सुना है कि चीफ जस्टिस साहब कायम हैं अपने उस पर अपनी सोच पर और वो शायद दोबारा से आज कार्रवाई का आगाज़ करेंगे 4 रुकनी बेंच के साथ, जिसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल कोई भी चीज़ पहली दफ़ा भी तो होनी होती है, तो मुमकिन है आज वो पहली दफ़ा हो जाए। लेकिन उसके क्या नताइज निकलेंगे और चीफ जस्टिस साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, मैं तो आपसे 4 दिन पहले ये बात शेयर कर चुका हूँ कि हुकूमत के पास रेफरेंस भेजने की भी ऑप्शन है, चीफ जस्टिस की छुट्टी तक का भी इम्कान है। तो इस हवाले से लेकिन मरीम नवाज़ ने आड़े हाथों लिया हुआ है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को न सिर्फ आइन और कानून याद आ रहा है बल्कि अब वो हर एक से बात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये वक्त भी आना था, लेकिन वो इमरान खान साहब के अपने रवैये और उनकी हरकतों की वजह से हो रहा है। बजाय इसके कि वो सियासी लड़ाई सियासत के मैदान में लड़ते, वो पार्लियामेंट में मौजूद रहते जहाँ पर सियासत की जंग होनी होती है, जहाँ पे आपने अवाम की नुमाइंदगी करनी होती है, जहाँ पे आपने उनके मसाइल को डिस्कस करना होता है, उनके मसाइल का हल निकालना होता है। उसकी बजाय वो मीनार पाकिस्तान और सड़कों पे जल्द से और ज़मान पार्क और बनी गाला में उसमें ह्यूमन शील्ड में बैठकर लोगों के मसाइल हल करने पर ज़्यादा मुतमईन है। तो खैर वो उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनकी लफाजी की जंग ट्विटर पर चल रही है मरीम नवाज़ के साथ, और मरीम नवाज़ में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। एक तरफ जो अदालती जंग है वो जो रुख इख्तियार करती जा रही है, दूसरी तरफ उन्हें भी जो पब्लिक सपोर्ट का एक खौफ था किसी हद तक, जो समझा जा रहा था कि शायद नून लीग इस बात से डर रही हो कि पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी। और पीटीआई के लोग तो इसी तरह से बात करते थे कि वो जलसा करके देखें, लोग नहीं आएंगे, लोग उनके पास जाना नहीं चाहते। सारी की सारी पब्लिक जो है वो इमरान खान के साथ है। नो डाउट इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके बड़े फॉलोअर्स भी हैं, सारी चीज़ें, लेकिन सब के सब लोग एक तरफ नहीं हो सकते। और सियासी जंग जब लड़ी जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो जंग हमने देखी है जब ज़िमनी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें कौमी असम्बली की जिस तरह से जीती, जिसमें एक शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी के मुकाबले में और दूसरी इमरान खान साहब खुद हारे कराची में, तो उससे नज़र आ रहा था कि सियासत के मैदान में मुकाबला करने से ही फतह का इम्कान है। वैसे तो किसी भी मैदान में अगर कोई मुकाबला ही नहीं करेगा तो वो हार जाएगा। जो मुकाबला नहीं कर रहा वो गारंटीड टू लूज़। हाँ, जो मुकाबला कर रहा है मे लूज़, हार भी सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन जो मुकाबला ही नहीं करेगा इज गारंटेड टू लूज़, वो तो आउट हो गया। तो नून लीग ने जिस तरह से ये 2 रोज़ कबल अपना कसूर का जलसा किया है, कामयाब जलसा था, बड़ी अच्छी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, और उसमें ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह एक्टिवली काम किया उसकी प्रमोशन के हवाले से और पोस्ट इवेंट भी जिस तरह से चलाया, उसमें नज़र आ रहा है कि वो मुकाबला कर रहे हैं। अगरचे उनकी स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल की तारीफ बाजवा साहब भी कर चुके हैं कि वो जो ट्वीट वापस हुई थी आर्मी की DGISPR की रिजेक्टेड वाली, उसके बाद बाजवा साहब ने तो बड़ा खुल के कहा ना कि मरियम ने हमारी बैंड बजा दी थी, मतलब फ़ौज की। तो सिर्फ उससे एक ट्वीट लेने पे मरियम के जो स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल था, तो वो मीडिया सेल अब भी एक्टिव है और उसमें बड़े सीनियर लोग काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली उसकी प्रमोशन के हवाले से, जलसे की प्रमोशन, मरीम नवाज़ साहिबा की प्रमोशन, और पार्टी के बाकी मंशूर पे तो खैर कोई ख़ास बात ही नहीं करते, नैरेटिव के हवाले से जो भी बनाया जा रहा हो, टाइम टू टाइम जो चेंज भी होता रहता है। मंशूर तो एक मरतबा दिया जाता है पूरी टेन्योर के लिए, उसमें भी इजाफा तो हो सकता है, लेकिन हम उसको भूल ही जाते हैं। हमारे यहाँ मंशूर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए होता है, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है उसके लिए, वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे लास्ट मोमेंट्स पे उसको प्रिंट किया जाता है, तैयार कराया, जो कि नॉर्मली प्रिपेयर्ड होता है, उसमें से छोटी मोटी कोई अमेंडमेंट करके और इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया जाता है, और इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। बहरहाल उससे मरीम नवाज़ को मिल रही है सपोर्ट, और अब वो इमरान खान को खामोश रहने का मशवरा दे रही हैं कि चुप कर जाएँ, और उन्हें सर्टिफाइड आइन शिकन डिक्लेयर कर रही हैं। तो अभी वो सर्टिफाइड तो नहीं हुए हैं,
सर्टिफाइड का मतलब होगा जब अदालत की तरफ से डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसमें अभी वक्त है, लेकिन अदालत में उनके मुकदमात अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें सज़ा और नाअहली दोनों चीज़ें होनी है। अच्छा, उसमें जो बड़ा एक्टिवली चल रहे हैं तोशा खाना केस है और उनकी बेटी के हवाले से, टैरियान के हवाले से चलने वाला जो केस है, वो दो अहम केसेस हैं। तोशा खाना वाला तो अब प्रॉब्ली अब ईद के बाद पर चला गया है, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी। उनकी बेटी वाला जो केस है टैरियान वाला, वो उसकी मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होना है कि वो काबिल समात है या नहीं है। उसका फैसला महफूज हो गया है, वो किसी भी दिन फैसला आ जाएगा और अगर वो काबिल समात है तो फिर इमरान खान से जवाब मांगा जाएगा कि आपने ये छुपाया क्यों, असल केस क्या है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, छुपाया है। अगरचे एक बड़ा पर्सनल सा इशू पे इस तरह से नहीं लेना चाहिए, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी किसी के लिए भी। मतलब इस तरह के मामलात पे अखलाकियात और ज़ाती चीज़ें और फैमिली की चीज़ें, ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि ये हमारे कानून और आइन का हिस्सा है और इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते थे बनाने की और वो मॉडल बनाने की, और उनका ख्याल ये था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो फिर वो कानून मौजूद है और फिर वो तो दुआएं मांगते थे बैठकर कि ये 62, 63 मुझ पर लगे। मतलब वो चूँकि अपने आप को उन्होंने जो अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ था अपने आप पर खुद से, जो कहते हैं ना, खुद ही अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ था सादिक और अमीन। वैसे तो उसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट एक बाय भी कर लिया था, साकिब निसार साहब से भी ख़रीद लिया था उन्होंने। जो साकिब निसार साहब उससे पार्शली हट गए हैं कि वो थोड़े थोड़े से सादिक और अमीन थे। तो लेकिन इमरान खान साहब तो खुद को फुल फ्लेज समझते थे और वो समझते थे कि उनसे नेक, परहेजगार, पाकबाज बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में। हाँ, एक मरतबा उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा नेक जो हैं वो खातून मज़हब में मुझसे आगे जो हैं दीन में और स्पिरिचुअलिटी में, वो बुशरा बीबी हैं। तो इमरान खान साहब जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बहरहाल चले वो इमरान खान साहब जहाँ भी स्टैंड करेंगे, लेकिन उनका ख्याल है कि उनसे आगे जो है वो सिर्फ बुशरा बीबी हैं। तो देखते हैं इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि जब वो केस में उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनकी बेटी है या नहीं है, तो ना करके वो फंस जाते हैं बहुत सी जगहों पर और हाँ करके वो आइन में फंस जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात पे मैं बाकी उसकी मॉरल वैल्यूज़ छोड़ देता हूँ कि वो बेटी कैसे है, आउट ऑफ वेडलॉक है, शादी से पहले थी या क्या है, या शादी हुई या नहीं, वो सारी चीज़ें अलग कर दें। सिर्फ एक इशू पे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में उसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी मिसाल मौजूद है कि उन्होंने अपने पेपर्स में वो सैलरी डिक्लेयर नहीं की थी जो उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल गए थे जिसमें उनकी सैलरी अनाउंस्ड थी, मौजूद थी कि उनको इतनी सैलरी मिलनी है। अच्छा, अब ये भी प्रूफ मौजूद था कि उन्होंने वो रिसीव नहीं की, लेकिन चाहे रिसीव नहीं की, लेकिन चूंकि वो कागजों में लिखी हुई थी कि उनकी सैलरी बनती थी, तो उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं की, उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं की। तो डिक्लेयर, अगर सैलरी डिक्लेयर नहीं की तो बेटी डिक्लेयर ना करने पर भी तकरीबन वही सिचुएशन बन जाएगी। और नाअहली, अच्छा वो ताहयात नाअहली पर तो शायद कोई अमेंडमेंट आ जाए, तब्दील हो जाए, लेकिन नाअहली तो एक मरतबा होगी और वो इमरान खान साहब की नाअहली तैयार खड़ी हुई है। लेकिन जो इंतखाबात के हवाले से केस था वो उसका बेंच ही टूट गया। एक जज ने काजी फाइज़ ईसा साहब की जो थी रूलिंग या उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस साहब के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते तब तक सो मोटो के किसी एक्शन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, रोक देना चाहिए। एक जज साहब उससे निकल गया है, बेंच टूट गया है। लेकिन जो अदालती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि आज, कल ये टूटा था तो आज उस केस की दोबारा समाअत होगी और शायद 4 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा, 4 रुकनी बेंच की कोई तुक नहीं बनती, वो अगर स्प्लिट डिसीजन हो तो 2-2 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब फैसला ही नहीं होगा। तो वो अमूमन जो है ऑड नंबर्स में ही होता था और उस हवाले से देखा जाए तो शायद कोई नया जज बेंच बनाना पड़े। अच्छा, और अगर कार्रवाई शुरू करते हैं तो क्या जस्टिस फाइज़ ईसा साहब इस पर तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू कर सकते हैं। अच्छा, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, ना इसको अप्रिशिएट किया जा सकता, लेकिन ये सारा कुछ होता रहा है और दोबारा भी होने का चांस है। फिर उसके कुछ और ऑप्शंस भी हैं, हुकूमत उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेज सकती है कि जो 2 जजेस ने फैसला दिया है 4-3 वाले फैसले के रोशनी में
उस पर भी फैसला वो जा सकता है, उनके खिलाफ रेफरेंस जा सकता है। काजी फाइज ईसा साहब भी उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। और एक खबर जो कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी, गरीदा फारूकी के हवाले से और एक दो और लोगों ने भी किया कि शायद चीफ जस्टिस साहब प्रेशर में हैं, दबाव में हैं और वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। अच्छा, और इस बात को तक़वियत कहाँ से मिल रही है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस की रिव्यू पिटीशन थी वो वापस लेने का फ़ैसला किया है। अच्छा, ये फ़ैसला तो वैसे वो जुलाई लास्ट ईयर में हो गया था, कैबिनेट से हो गया था, लेकिन मसलहतें पता नहीं कौन सी मसलहतें होती हैं। हुकूमत, वो तो मुनीर नियाज़ी साहब ने तो कहा था ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, अब हुकूमत पता नहीं क्यों देर कर देती है। वो शायद मुनीर नियाज़ी साहब से, वैसे शहबाज शरीफ साहब मुनीर नियाज़ी साहब से नहीं इम्प्रेस, वो तो जो है हबीब जालिब साहब को के फ़ैन हैं और वो दस्तूर को, उस दस्तूर को नहीं मानते, वो जो अक्सर शेर गुनगुनाते हैं, बल्कि सुनाते हैं, सिर्फ गुनगुनाना नहीं, बड़े ज़ोर शोर से सुनाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये जो डिसीजन हुआ है किसी ऐसी चीज़ को सामने रखते हुए किया कि किसी भी सूरत में अगर काजी फाइज ईसा साहब को फौरी तौर पे चीफ जस्टिस बनना पड़ जाए, क्योंकि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस रिज़ाइन कर देते हैं तो ज़ाहिर सीनियर मोस्ट काजी फाइज ईसा हैं, तो वो सितंबर की बजाय अभी वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो क्या इस प्लानिंग का हिस्सा है उनकी ये अपील इस वक्त फौरी तौर पे लेना? अच्छा, अगरचे उसके हवाले से अब कुछ टाइमिंग अच्छी नहीं समझी जा रही ना, क्योंकि एक मौका है जिस पे जस्टिस फाइज ईसा वो डिसीजंस कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस की मंशा के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं और हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक महसूस हो रहे हैं। तो वो एक इम्प्रेशन जो नज़र आएगा कि शायद गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये डिसीजन तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जुलाई में 27 जुलाई को कैबिनेट ने किया था कि उनके खिलाफ जो अपील का रिव्यू था वो वापस ले लिया जाए, लेकिन वो लेट हो गया था। तो बहरहाल अब हुकूमत ने ले लिया है, तो वो जो चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े की अफवाह है उसको तक़वियत मिल रही है कि शायद चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दे देंगे। ज़ाहिर हुकूमत जब ये अफवाह आ रही है तो वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं बात हो रही होगी, और वो बातें अगर लोगों तक पहुंच रही हैं तो हुकूमत तक भी यकीनन पहुंच रही होंगी, और उसकी बुनियाद पे ये बात चल रही है। हुकूमत के पास तो बहुत सी बातें पहुंचती हैं, और वो कौन सी बातें हैं उसमें से एक मैं छोटी सी बात आपके साथ ख़बर शेयर करूं। पुरानी हो गई है अगरचे, लेकिन ज़ाहिर पुरानी बातें आती हैं, चूँकि आजकल वो जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अगरचे 36 घंटे गुजर गए हैं तकरीबन उनके थर्ड एपिसोड को, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सेकंड एपिसोड के बाद दूसरी किस्त जो शाहिद मैतला साहब ने बाजवा साहब के इंटरव्यू की छापी थी, उसके बाद बाजवा साहब का बयान आया था कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो शाहिद मैतला साहब ने कहा जी अब करें, कार्रवाई करें, और मैतला साहब की इस डिमांड के बाद के कार्रवाई करें, खामोशी है, कुछ नहीं हुआ। और उनकी तीसरी किस्त भी आ गया, उसको भी काफ़ी टाइम गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि उसमें मज़ीद जो दूसरे कैरेक्टर्स थे उनकी तरफ से भी खामोशी है। जनरल नवीद मुख्तार थे, जनरल रिजवान अख्तर थे, किसी की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा, सब खामोशी है। तो उनकी बातें तकरीबन ठीक लगती हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ ना कि हुकूमत के पास रिपोर्ट जाती है तो रिपोर्ट्स बहुत सारी बन रही होती हैं। एक बड़ी ताकतवर एजेंसी ने बाजवा साहब के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें उनका साइको एनालिसिस, उनका पर्सनालिटी एनालिसिस करके हुकूमत को रिपोर्ट दी गई थी कि बाजवा साहब जनरल ज़िया से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीफ जस्टिस होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। लेकिन शायद हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही थी उस वक्त की हुकूमत को। अच्छा, वो चूँकि कोई रिएक्शन नहीं आया तो फिर वहाँ से भी कुछ कोशिशें होती हैं, पैरेलल चीज़ें चल रही होती है ना। अब तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं कि बाजवा साहब ने अब इवन अपने DGISI को जो है इख्तियारात नहीं दिए हुए थे। नवीद मुख्तार साहब के पास इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात फैज़ हमीद साहब के पास थे, मतलब DG बेबस था। और वो बाजवा साहब क्यों कर रहे थे? क्योंकि बाजवा साहब की लंबी प्लानिंग थी कि एक्सटेंशन लेनी है, उसके बाद फिर दोबारा एक्सटेंशन के लिए कोशिश करनी है, और उस वक्त तक फैज़ हमीद साहब को प्रमोट करके कहाँ लाना है और उनसे क्या क्या काम लेना है, और उसके बाद उनको सौंप के चले जाना है। अच्छा, ये सौंपने में भी उनकी और कमालात थे। उन्होंने बहुत से लोगों को लारे लगाए हुए थे। अब एक दो नाम तो जो है मैं उसमें नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं जनरल अजहर अब्बास साहब, उनको भी सुनने में आता है कि बाजवा साहब ने लारा लगाया हुआ था कि मैं आपको बनाऊंगा चीफ। अच्छा, लारे तो उन्होंने और भी लोगों को लगाए हुए थे। एक साहब को उन्होंने चले ये स्टोरी फिर बाद में सही
कि किस्त एक सिविलियन साहब को भी एक लारा लगाया हुआ था, वो मैं अगली किस्त में कल हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी कि बाजवा साहब के बारे में जब ये रिपोर्ट तैयार की, हुकूमत ने कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया, तो फिर एक मीडिया की अहम शख्सियत को ये रिपोर्ट पहुँचाई गई, उनसे डिस्कस किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप नवाज़ शरीफ साहब तक पहुँचाएँ। अच्छा, वो फौरी नवाज़ शरीफ साहब तक एक्सेस नहीं हो सकी, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बड़े अहम दोस्त परवेज़ रशीद साहब तक ये ख़बर पहुंचाई, एनालिसिस पहुंचाया कि इस तरह से हो रहा है, आप मियाँ साहब को बताएं ताकि वो उसको कंसिडर कर लें। लेकिन बाजवा साहब की लॉबिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बाजवा साहब के लिए ख्वाजा आसिफ साहब भी काम कर रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब काम कर रहे थे, मतलब इरफान सिद्दीकी साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, और बाजवा साहब के सुसर साहब भी काम कर रहे थे, और उनकी कनेक्टिविटी तो फिर बहुत सारे रेफरेंसेस से मियाँ साहब तक पहुँच रही थी, और मियाँ साहब उनकी बातों में आ चुके थे और उन्होंने बाजवा साहब को आर्मी चीफ बना दिया। और फिर आगे तारीख है जो हमने देखी है कि बाजवा साहब ने क्या क्या चंद चढ़ाए, हुकूमत की तब्दीली से लेकर, हुकूमत को फारिग करने से लेकर, नवाज शरीफ साहब को फारिग करने से लेकर, और फिर डबल गेमें करते हुए किसी को जेल से निकलवाना, किसी को जेल में अंदर करना, सहाफ़ियों का अगवा, सहाफ़ियों को छुड़वाना, DGISI पर इल्ज़ाम लगाना कि DGISI उनको कर रहे थे, अगवा कर रहे थे, भोंडे तरीके से कर रहे थे, या पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बाजवा साहब करते रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उनके ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये उनके ख़िलाफ़ FIR है, जो वो ख़ुद अपने ख़िलाफ़ FIR कटवा रहे हैं। हुकूमत हमेशा देर कर देती है, मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था ना, जो मैंने अभी कहा फ़ाइज़ ईसा साहब वाले केस में भी, लेकिन कभी कभी उन्हें याद भी आ जाता है, देर से सही। जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस लेना याद आ गया है, तो बाजवा साहब दुआ करें कि हुकूमत को याद ना आ जाए, क्योंकि अगर याद आ गया तो फिर आर्टिकल 6 समेत बहुत सी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जिसमें बाजवा साहब परेशान होंगे। तो दुआ करें, बाजवा साहब दुआ करें कि वो बच जाएं, और हमें तो दुआ करनी चाहिए कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और बड़ा और छोटा हर एक जवाबदेह होना चाहिए अपने अमाल के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। शुक्रिया।